आईआईटीज़ में लोअर ब्रांच लेने का मेरा मूड नहीं हुआ बिकॉज 5000 रैंक पे मेरे को या तो टॉप आईआईटीज़ में जो है नीचे की ब्रांच वगैरह मिल सकती थी, नहीं तो लोअर आईआईटीज़ में जो कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, जिसका मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने की इच्छा नहीं है। मैं ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है तत्व अग्रवाल। ही इज फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ही इज परसुइंग Bachelor's in computer science and master's in geospatial technology, which is CGT branch. It's a dual degree branch. सो इट्स अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम आईआईटी। और जैसे कि सबसे पहले तो हम यही से पूछना चाहेंगे, तत्व आपने जेईबी दिया था और उसमें भी आपका बहुत अच्छा रैंक था। मेंस में आपको 7056 रैंक था। 7256. हाँ, 256 और एडवांस में 5057। Yes. उसके बाद फिर यूजी में आपका 210 रैंक आया। Yes. तो आपको इस रैंक में तो आईआईटी में भी कोई छोटी ब्रांच और एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, फिर आपने वापस मेहनत करके यूजी क्रैक करने का क्यों सोचा? एक्चुअली मेरा इंक्लिनेशन जो है जनरली टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस रहा है एंड आईआईटीज़ में लोअर ब्रांच लेने का मेरा मूड नहीं हुआ बिकॉज 5000 रैंक पे मेरे को या तो टॉप आईआईटीज़ में जो है नीचे की सिविल ब्रांच वगैरह मिल सकती थी, नहीं तो लोअर आईआईटीज़ में जो है कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, जिसका मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने की इच्छा नहीं हुई। मैं ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं था। तो फिर जब ट्रिपल आईटी हैदराबाद का स्कोप था एंड यूजीडब्ल्यू का पेपर अच्छा चला गया, तो उसके बाद जो है फिर यही परस्यू करने का सोचा। तो तत्व आपने यूजी का प्रिपरेशन कैसे किया? मतलब आईआईटी से कुछ अलग या फिर मतलब यूजी का प्रिपरेशन आईआईटी के प्रिपरेशन से अलग कैसे होता है? यूजी के प्रिपरेशन में जनरली दो चीज़ें डिफ़र करती हैं। एक तो ये रहता है कि यूजीडब्ल्यू का पेपर बहुत ही रैंडम है, सो उसके लाइक आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं। पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई, उसके भरोसे बैठना कि आप जो मेन से एडवांस ना दें, वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें गारंटी आपके पास नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू का राउंड भी होता है। और हालांकि मेरा जो है रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा गया था, इंटरव्यू बहुत खास नहीं गया मेरा, जिस वजह से ही 210 रैंक है। जहाँ तक ये बात है कि प्रिपरेशन कैसे करी, तो उसके लिए मेरा पेपर जो है 4 मई को था यूजीडब्ल्यू का, जिसमें 2 सेक्शन रहते हैं, सुपर और रीप करके। तो SUPR जो उनका फर्स्ट पेपर होता है वो 1 आवर का होता है एंड उसमें बेसिकली जो जेई मेंस का ही सिलेबस होता है। तो अगर आपके जेई मेंस का बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रांग है तो उसके लिए जो है ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो है यूजीडब्ल्यू का जो रिटर्न पेपर था उसके लिए सिर्फ 1 वीक की तैयारी करी थी। तो जेई मेंस 2 कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 1 वीक की तैयारी से यूजीडब्ल्यू एग्ज़ाम दिया था। प्रॉपर प्रिपरेशन करी थी, ट्रिपल आईटी प्रेप की बुक्स से काफ़ी हेल्प मिली थी, तो वो लेके जो है 1 वीक की प्रिपरेशन थी। एंड रीप के एग्ज़ाम के लिए तो जो है प्रिपरेशन लगती ही है, उसमें लिंग्विस्टिक्स और एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड और इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको जो है मतलब एडवांस लेवल के दिखेंगे, जो कि होंगे नहीं एडवांस लेवल के, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बट वो लॉजिकली अगर आप उसको जो सोचते चले जाएंगे तो वो ईजी है करने के लिए। तो रीप एग्ज़ाम उस टाइप से रहता है, 2 आवर्स का वो पेपर रहता है एंड उसके बाद जो है फिर फाइनली इंटरव्यू रहता है। तो आपने जैसे दोनों पेपर दिया, तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए तो जनरली मैंने जिस टाइप से इंटरव्यूज़ पूछे जाते हैं, तो फॉर्मेट अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए वो सब टाइप की चीज़ें प्रिपेयर करी थी। इंटरव्यू के लिए रेडिट पोस्ट वगैरह देखे थे जिन पे सीनियर्स ने लिखा था कि कैसे इंटरव्यू रहता है। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कंसेप्चुअल रहते हैं, तो आपसे जो है वो इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे हम जेई में जो है सिर्फ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आंसर निकाला जाए, मेथड्स अप्लाई किए जाएं, उन मेथड्स को सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि वो मेथड क्यों। तो ये एक फ़र्क आता है। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं करी थी इंटरव्यू के लिए, बिकॉज जो मेरे को जो है रेडिट पे पोस्ट मिले, जो कोरा पे पोस्ट मिले, उनके जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस करी थी। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मेरी इंटरव्यू के लिए नहीं थी। तो जैसे तत्व आपने इंटरव्यू के लिए बताया, तो उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर नॉर्मली जैसे यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चंस पूछते हैं नॉर्मली वैसे पूछते हैं? मैं एक्सपेक्ट एक्चुअली यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस कर रहा था, इसी वजह से मैंने जो है प्रिपरेशन उस टाइप के क्वेश्चंस ही करी थी कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप कहाँ क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। बट अपेरेंटली
जिस टाइप के मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए वो बिल्कुल ही सब्जेक्ट रिलेटेड थे। तो सिर्फ उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद उन्होंने प्योरली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जिसमें वो बेसिकली आपकी ग्राफिंग एबिलिटीज़, आपको जो ग्राफ एनालिटिक्स कितने अच्छे आते हैं, आप डेटा कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वो आपको जो क्वेश्चंस डिस्प्ले करते हैं या क्वेश्चंस डिक्टेट कर देते हैं। एंड आपको जो है उस बेसिस पे जो है उनको क्वेश्चंस, ऑनलाइन मीटिंग पे होता है वो, तो उसमें आपको जो है क्वेश्चंस जो है पेपर पे अपने आंसर सॉल्व करके जो है उनको ऑन दी कॉल दिखाना पड़ता है। एंड आपको जो है अपना मेथड समझाना है। बेसिकली उनका जो टारगेट है वो आपसे आपका ऑन स्पॉट रीजनिंग एबिलिटीज़, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पूछने का है, एंड वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछते हैं। तो ऐसा होता है कि पहले आप रिटन एग्जाम देंगे, आप जब उसमें क्लियर करेंगे तो आप फिर इंटरव्यू राउंड के लिए Yes. एलिजिबल होंगे। हाँ, तो तब आप मतलब 11 से ये सोचे थे कि आपको यूजी ही देना है, या फिर आप जेई का लेके चल रहे थे और विद इन द आपको जो ट्रैक था उसमें आपको ट्रिपल आईटी के बारे में पता चला, तो फिर आपने तब से फिर प्रिपरेशन चालू की? लैटर ऑप्शन ज़्यादा अप्लाई होता है। मैंने स्टार्ट तो जो है जेई के हिसाब से ही करा था। मेरे कज़न ने भी जो है अभी जेई का एग्ज़ाम मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, उन्होंने निकाला था। बट तो उस वजह से मेरा जो है टारगेट था कि जेई क्लियर करना है, एंड जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो गया था। रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट ये था। फिर उसके बाद जो है मेरे को जो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में पता चला, तो फिर जब यूजीडब्ल्यू का पता चला तो उसके लिए भी एग्ज़ाम अप्लाई कर दिया था। एंड फिर उसकी जो है प्रिपरेशन के लिए बुक्स इधर उधर इकट्ठा करी। एक्चुअली ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए जो मटेरियल है वो कम है, एंड हम नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट से बाउंड है कि हम इंटरव्यू क्वेश्चंस बाहर नहीं बता सकते हैं। तो वो चीज़ें भी रहती हैं, उस वजह से लोग जो है नहीं बताते हैं। तो जो क्वेश्चंस का बैंक है एंड जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो लिमिटेड है, बिकॉज वो आपसे जो प्रिपेयर करा के ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो यूजीडब्ल्यू का पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो भी इस साल चेंज हुआ अचानक से। मतलब वो पहले से नहीं है, इन्फॉर्म करते हैं, हम पेपर में बैठे तब हमें पता चला कि एग्ज़ाम पैटर्न पिछले सालों से चेंज हो गया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और खैर जेई का ही मैंने जो स्टार्टिंग में सोच के चला था। तो यूजी और जेई का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है कि कोई डिफरेंस है दोनों में? कई सारे जो टॉपिक्स इस साल जो है जेई से हटे आफ्टर कोविड, वो क्या बोलते हैं आज भी यूजीडब्ल्यू में है। खैर उनसे क्वेश्चंस एक आध ही आते हैं, लेकिन फिर भी वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एंड कभी कभी जो है कुछ सालों में ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस उससे ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स करके एक चैप्टर होता है जो कि जेई में जो है नॉन एग्जिस्टेंट है आज की डेट में, बट यूजीडब्ल्यू में जो है उससे पिछले साल जो है 2 क्वेश्चन आए थे, ऐसा पता चला था। एंड इस साल जो है नहीं आए लकीली, बट ये चीज़ें रहती हैं कि उसमें जो है सिलेबस, एक्सपैंडेड सिलेबस आता है, जो पुराना सिलेबस हुआ करता था जेई का। तो उसके बाद जैसे आपने भोपाल से अपना कोचिंग लिया था, Yes. तो व्हाई यू डिडंट प्रेफर कोटा? क्योंकि यूजुअली लोग कोटा जाते हैं। सी वो एक्चुअली उसमें जो है काफ़ी सारा एक मतलब कंबाइंड डिसीजन रहा कि एक तो जो है कोटा यहाँ से जगदलपुर से काफ़ी दूर पड़ता है जी। तो फर्स्ट टाइम जो है घर से बाहर निकलना, वो भी ऐसे हॉस्टल में इन दी क्लास 11th, एंड जब इतना प्रेशर हो जेई का, तो उस सिनारियो में जो है एक तो वो प्रेफर नहीं करा। एंड हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं भोपाल में, तो उनका भी एक सपोर्ट, तो उस वजह से जो है फिर, और प्लस मेरे भैया जो है भोपाल फिटजी से पढ़े हुए थे, अच्छा, फिर जी। तो उसी चीज़ को हमने जो है प्रेफर करा एंड आगे कंटिन्यू करा। तो वहाँ से आपको मटेरियल वगैरह सब मिलता होगा, डेली टेस्ट वगैरह सब? वो सब अच्छा था वहाँ का पैटर्न। तो आप जैसे टेस्ट देने के बाद आके उसके एनालिसिस करते होंगे? करते थे, हमारे टीचर्स हमारे साथ एनालिसिस करवाते थे, एंड अगले दिन क्लास में जो है टेस्ट का ही डिस्कशन होता था। तो क्या होता है, टेस्ट तो जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते थे। मतलब ये होता था कि आपने एक टेस्ट दिया, अब आपको जो अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है, नहीं तो फिर वो टेस्ट में आप पीछे होते चले जाते हैं। तो आपने किस वे से पूरी जेई की प्रिपरेशन की थी? लाइक सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा था? एक्चुअली जनरली लोगों के लिए जो है मैथ्स इजी सब्जेक्ट पड़ता है, लोग ऐसा कहते हैं, बट मेरे लिए जो है मैथ्स ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पड़ता था। एंड बेसिकली मेरा मैथमेटिकल इंट्यूशन काफ़ी वीक है, तो जो चीज़ें लोगों के लिए जो है सेकंड नेचर है, वो मेरे लिए नहीं है। उसके लिए जो है काफ़ी मेरे को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैथ्स ही जनरली जो है चैलेंजिंग आता था, बाकी फिजिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। एंड केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहा। केमिस्ट्री ने ही लास्ट में जो एग्ज़ाम्स दिए उसमें केमिस्ट्री का ही सबसे बड़ा रोल रहता था।
तो आपने केमिस्ट्री की तीनों सेक्शंस कैसे मैनेज किए? इनऑर्गेनिक तो खैर रट्टा मारने वाली चीज़ है, उसमें काफ़ी हमने जो है हमारे टीचर्स ने हमें समझाने की चीज़ें जितनी हो सकती थी वो समझाई। मेटलर्जी में भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने हेल्प करी, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझा दी जिस वजह से रटना कम पड़ा। लेकिन यही है कि इनऑर्गेनिक में जो है एट दी एंड आपको रटना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पसंद ही आ जाती थी, उसमें तो जो है कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने आप ही करते करते आ जाती थी। एक बार मेथड समझ में आ जाते थे तो वो अप्लाई हो जाते थे। बाकी प्रैक्टिस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो प्रैक्टिस जितनी कर लें। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है मेरी स्ट्रांग रही हमेशा से। उसके बाद फिर जैसे आपका पूरा रूटीन क्या रहता था, डेली रूटीन? रूटीन में मॉर्निंग में जो है अराउंड लाइक मैं जनरली लोग जो है ड्यूरिंग जेई काफ़ी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि रात में जो है लेट सो रहे हैं, 6 घंटा 5 घंटा इस टाइप की लोगों की स्लीप साइकिल हो जाती है। मेरा लकीली वो ऐसा नहीं रहा, कॉलेज में आके हो गया है, लेकिन जेई के ड्यूरेशन में मेरी स्लीप जो है अराउंड 7 आवर्स की रहती थी। एंड लाइक मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जगता था, 12 वॉज मैक्स। तो रात को जो है उस समय सो के फिर मॉर्निंग में जो है रेडी होके कोचिंग के लिए चले जाते थे। 9 o'clock से मेरी कोचिंग रहती थी, एंड देन 9 से 2:30 हमारा जो है कोचिंग का टाइम रहता था। 2:30 हम जो है फ्री हो जाते थे कोचिंग के लोड से। उसके बाद जो है घर जाके रिलैक्स करते थे 1 आध घंटा। खैर लोग जो है हमारे यहाँ उल्टा करते थे कि वो सो जाते थे दोपहर में, फिर रात को जो है लेट तक पढ़ते थे। मेरा वो वाला शेड्यूल उस समय तो नहीं था। एंड लगभग वही 4 साढ़े 4 बजे से जो है मैं पढ़ना शुरू करता था, तो रात को डिनर टाइम तक जो है पढ़ता था। उसके बाद जो है सोने से पहले 1 डेढ़ घंटा। तो टोटल मिला के अगर देखें तो 11th में मेरी पढ़ाई कम रहती थी। 11th में मेरे को थोड़ा सा ये था कि सीरियस नहीं था, तो 11th में मेरी जो है पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं रही। कोचिंग जितनी करी और उसके बाद जो है कुछ 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए खुद के, बाकी चाहे टाइम जो है सिर्फ टाइम पास। बट हाँ 12th आते आते 12th के इनिशियल टाइम से जो है काफ़ी सीरियसनेस आ गई थी कि अब जो है टाइम कम बचा है एंड एक्चुअल चीज़ सामने दिख रही है। तो जब वो चीज़ दिखने लगी तो उसके बाद जो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डाला। एंड एक टाइम ऐसा था जब 8 आवर्स, मतलब इनिशियली जो 8 आवर्स होता था, 6 आवर्स कोचिंग का प्लस 2 आवर्स घर का। बाकी घर पे जो है फिर उसको जो है धीरे धीरे रैंप अप करके अराउंड 5-6 आवर्स लेके गया था। एंड फाइनली जब कोचिंग बंद हो गई कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो उस समय जो घर पे अराउंड 10 आवर्स की स्टडी निकल जाती थी दिन में। उसके बाद आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर की? तो फिज़िक्स में तो जो है इनिशियली एक तो मेरी फिज़िक्स जो है स्ट्रांग रही, तो फिज़िक्स में जो है इनिशियली जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी तो वो तो HC वर्मा की जो बुक है उससे करी, कंसेप्ट्स इन फिज़िक्स। एंड बाकी अगर ऊपर के क्वेश्चंस करने होते थे तो आशीष अरोरा की जो फिज़िक्स गैलेक्सी बुक है उसको जो है काफ़ी रेफ़र करा। बाकी तो इरिडोव कभी कभी सॉल्व कर लेता था, ऐसे बहुत खास उसमें कुछ नहीं। लेकिन केमिस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो तीनों के लिए जो अलग अलग बुक सॉल्व करी। फिजिकल तो मेरी स्ट्रांग थी, तो उसमें जो है एन अवस्थी जी की बुक जो है वो पूरी सॉल्व करी थी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है 2 बुक चलती हैं, हिमांशु पांडे और एक दूसरी भी चलती है MS चौहान। ये दोनों बुक्स जो है मैंने रेफ़र करी साथ ही साथ। उनमें बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस है, हमारे जो है जो मेथड्स और जो पाथवेज हैं वो तो जो है टीचर्स सिखा देते थे, बट प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की वो इन दोनों बुक से करी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने JD Lee रेफ़र करी थी। एंड NCERT फॉर मेंस लेवल इज़ मोर देन सफिशिएंट, NCERT से ही आता है। JD Lee जो है एडवांस लेवल के लिए ही रेफ़र करी थी काफ़ी। बाकी हमारा FIITJEE का मटेरियल भी इनऑर्गेनिक के लिए हेल्पफुल था। और UG के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैंने IIIT प्रेप की बुक्स यूज़ करी थी, तो उनसे मतलब उनकी बुक्स मैंने जो ऑर्डर कर दी थी। मैंने काफ़ी नेट पे सर्च करा था कि कहीं से बुक्स मिल जाएं, तो मेरे को जो है सीनियर्स ने रेडिट पे, मैं ऐसी स्क्रॉल कर रहा था एंड वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह करके जो है सीनियर्स ने वही रेकमेंड करी थी। प्लस क्या बोलते हैं, मैंने नेट पे भी सर्च करा था, तो उससे भी जो है IIIT प्रेप की बुक्स का पता चला था। उसके बाद आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती थी? रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने, अच्छा हमारे जो है जनवरी एंड में जो है एग्ज़ाम्स थे मेंस के, तो जनवरी इनिशियल लाइक फर्स्ट वीक से जो है मैंने एक अपना रिवीजन प्लान बनाया था। मेरी
मेरे एक सर ने मेरे को जो है बोला था कि तुम तो जो है बिल्कुल अकाउंटेंट बनेगा, बिकॉज मेरा जो है प्लानिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा वो था। तो मैं जो है डिसीजंस मेरे नहीं हो पाते थे अगर मेरी प्लानिंग नहीं रहती थी। तो मेरे को जो आदत थी प्लान करके चलने की। तो मेरी एक छोटी बुक रहती थी, कॉपी रहती थी डायरी टाइप की, जिसमें मैं जो है प्लान्स लिखता था। सो उसमें जो है डेट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, उस टाइप की चीज़ मैंने करी थी। एंड बाकी मैंने जो है बेसिकली फर्स्ट वीक से जो है लेके हमारे एग्ज़ाम्स तक के लिए बेसिकली मैंने 21 जनवरी तक के लिए जो है एक शेड्यूल लिख लिया था, जिसमें मैंने जो है लगभग मोर और लेस जो है मैंने अपना सिलेबस जो है एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट कर लिया था। तो विद इन 21 डेज जो है मेरा एक बार जो सिलेबस का फुल रिवीजन हो गया था, जिसमें साथ साथ में मैंने जो है शॉर्ट नोट्स बना लिए थे फॉर सेकेंड मेंस अटेम्प्ट, कि मेरे को जो है ये जो पूरा रिवीजन का टाइम है ये फिर से ना डालना पड़े। क्योंकि उस समय जो है बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर रहता है, बोर्ड एग्जाम्स जस्ट कंप्लीट होते हैं। एंड मेरा जो है क्लास 12th में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस था, जिसका पेपर जो है 2 अप्रैल को था, और 4 अप्रैल से हमारे जो है जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के पेपर्स थे। लकीली मेरा पेपर जो है 9 अप्रैल को हुआ, लेकिन जो लास्ट सेशन था, बट क्या बोलते जो पेपर्स थे वो 4th से थे, तो काफ़ी उस समय जो है टाइट सिचुएशन रही। बाकी तो यही मेरा रिवीजन प्लान था। एक एक चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट से जो है कुछ चैप्टर्स उठा के जो मेरे वीक थे या जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस था, तो उनको जल्दी से निपटाने के लिए। हर किसी को जो है अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं एटलीस्ट 12th तक आते आते, तो उसके बेसिस पे जो है प्लान बनाया था एंड उसी को एग्जीक्यूट करा। एक्चुअली जब जेई मेंस 1 कंप्लीट हो गया था, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये आ गया था दिमाग में कि हाँ अब जेई मेंस तो दे सकते हैं। जेई मेंस में जो है अब आगे जो है रैंक इम्प्रूव करने की बात है, क्वालिफाई तो मैं कर ही चुका हूँ। तो बेसिकली मेरी जो है 98.2 परसेंटाइल था फर्स्ट अटेम्प्ट में, विच इज़ नॉट ग्रेट आफ्टर कंसिडरिंग कि उस समय जो है जो लोगों का इन्फ्लेशन आया था जो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उस वजह से जो है दैट वाज नॉट ग्रेट। बट उससे एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि कर सकते हैं आगे। उसके बाद जो है मेरे फादर ने बेसिकली मेरे को रेकमेंड करा कि भाई तुम IIIT हैदराबाद का भी जो है देखो। मेरे फादर की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि देखा जाए उसको, उस कॉलेज को भी एक बार। उसके लिए ही फिर आगे जो है UGEE का देखा। एंड मैं काफ़ी रिलक्टेंट था इनिशियली UGEE का पेपर देने के लिए, बट इट वाज लाइक कि IIIT हैदराबाद अच्छा कॉलेज है, एंड उसके लिए जो है अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो कॉलेज एग्ज़ाम निकल जाए और वो कॉलेज मिल सके, तो उसके लिए जो है फिर मैंने अटेम्प्ट किया। मेरी जो है मैं आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने जो है बहुत एंड तक जो है UGEE पे फोकस नहीं करा। मेरा रिटर्न एग्ज़ाम तो जो है लगभग 7-8 मार्क्स दोनों ही पेपर में जो है मार्जिन से जो है मेरा निकला, विच इज़ डिसेंट इनफ। बट जो जैसे मैंने बता रहा हूँ कि एक हफ्ते की मेरी मेजॉरिटी प्रिपरेशन थी UGEE के लिए, तो वो मैं बेसिकली यही सोच के चल रहा था कि नहीं मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो चीज़ दिमाग में थी। बट फिर जो है क्योंकि ये था कि पापा की भी इच्छा थी एंड मेरे को भी था कि हाँ IIIT हैदराबाद अच्छा कॉलेज है, तो मैंने जो है उसके लिए जो है एक हफ्ता प्रॉपरली डेडिकेट करके तैयारी करी थी। ये रहा। तो बेसिकली इतनी प्लान स्ट्रैटेजी में जो है इस चीज़ को जो है इंक्लूड करने का ये रीज़न था। उसके बाद आपका टेस्ट टेम्परामेंट कैसा था? मतलब आप किस वजह से टेस्ट परफॉर्म करते थे, और विद इन द जैसे मॉक टेस्ट की जो सीरीज होती है तो उसमें कैसे आपका टेस्ट टेम्परामेंट चेंज हुआ? टेस्ट टेम्परामेंट मेरा बहुत ख़राब था इनिशियली, बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरे को इनिशियली तो जो है इनसिक्योरिटी थी थोड़ी सी, वो रहता ही है। प्लस ये था कि भाई बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनिशियली जो है मेरा फर्स्ट जो पेपर रहे वो अच्छे रहे कोचिंग में, बिकॉज यहाँ लक्ष्य एकेडमी में जो है सर लोगों ने एक फाउंडेशन डाल दी थी क्लास 10th में ही, जिसकी वजह से इनिशियली वहाँ पे मेरे पास हेड स्टार्ट था। बट वो हेड स्टार्ट के चक्कर में जो है मैंने थोड़ा लापरवाही करी, जिसकी वजह से जो है मेरा आगे का जो मेरे को जो जितना एफर्ट डालना चाहिए था वो डाला नहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा उसको जो है लाइट चिल लेके चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा मेरे को जो है दिक्कतें आना शुरू हुई। तो आफ्टर सेकेंड थर्ड टेस्ट 11th क्लास में मेरी जो है रैंक गिरने लगी वहाँ कोचिंग में। तो लोएस्ट आई वेंट इज लाइक 70th इन बैच। तो वो काफ़ी एक सेटबैक था। 11th मिड आते आते तक, लाइक 11th की सितंबर अक्टूबर आते आते तक काफ़ी रैंक डिक्रीमेंट हो गई थी। बट उसके बाद जो है जब 11th के एंड में जो सीरियसनेस आई, तो जब वापस पेस पकड़ा, तो वो जो है वापस उसको जो है पुल बैक करके
मैं बैच में अराउंड 30th पोजीशन, 28 पोजीशन ऐसे रैंक लेके आने लगा। उसके बाद तो जो है जब कोचिंग में जो है टेस्ट कंप्लीट हुए, उसके बाद जो बाहर की टेस्ट सीरीज ली, उसमें एक तो जो हमारी कोचिंग की खुद की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती थी, प्लस AITS होते थे जो कि बहुत हैवी लेवल के होते थे, उसको तो हम बस देने के लिए चले जाते थे। एंड बाहर की कोचिंग की सीरीज में मैंने जो है मैथन गो की एक बार सीरीज ली थी, तो उसका जो है काफ़ी फ़ायदा रहा। टेस्ट मैंने जो है काफ़ी अटेम्प्ट करे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा। एंड धीरे धीरे करके मेंस के लिए मैंने जो है काफ़ी टेस्ट दिया, तो मेंस का जो है मेरा धीरे धीरे करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया ओवर दी स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स। जो मेरा जो है बोर्ड एग्जाम्स का टाइम प्लस उससे लेके जो है सेकेंड अटेम्प्ट के बीच का जो टाइम था, उसमें काफ़ी टेस्ट दिए। सो तत्व, आपने जैसे अपना पूरा जर्नी बताया, तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस जर्नी में आपके फैमिली वालों का क्या रोल रहा है, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये तो अनडिनाएबल है। एंड बेसिकली ये रहा कि यहाँ से जो है जगदलपुर में जहाँ मैं अभी, वहाँ से मेरे को जो है मेरी मम्मी अब मेरे भाई को साथ में लेके जो है भोपाल रही 2 साल साथ में, जिससे मेरी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो सके। फादर मेरे यहीं पे रहे क्योंकि उनका बिजनेस यहीं है, तो वो जो टाइम था उसमें जो है इस टाइप से रहना, प्लस वहाँ भोपाल में भी जो है हमें अकेले रहना काफ़ी चैलेंजिंग रहा स्टार्टिंग में। एंड आते आते जो है काफ़ी हम यूज टू हो गए थे उस चीज़ के, काफ़ी चीज़ें जो हमने सॉर्ट आउट करनी थी। बट हमेशा वो रहता रहता ही है कि उनका सेक्रीफाइस रहा। एंड मेरे भाई ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस करा, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ से जो है उसके अपने सारे फ्रेंड्स छोड़ के वो जो है वहाँ 2 साल पढ़ा, उसके बाद वहाँ की पूरी पढ़ाई से अट्यून हुआ एंड वापस अब यहाँ आके पढ़ रहा है। तो वो चीज़ जो है हमेशा ही रहेगी कि उनका जो है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो तत्व, आपकी इस पूरे प्रिपरेशन फेज में आपको ऐसा लगता है कि कोई लोवेस्ट पॉइंट आया होगा कि जब आपको लगा अब नहीं हो रहा है या नहीं होगा आगे जाके? खैर ये वाली जो बात है कि नहीं हो रहा और नहीं होगा आगे जाके, ये तो हर एग्जाम के बाद ही आ जाता था। उसमें कोई ऐसी स्पेशल ओकेजन नहीं है, वो तो मेरा हर एग्जाम के बाद होता था। इनिशियली थोड़ी सी जो है इनसिक्योरिटी रही थी कि भाई स्कूल में जो है हमेशा से एक्चुअली ये होता है कि स्कूल में इनिशियली आप जो है बहुत अच्छा करते हैं, एंड जब अचानक से जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि कम आउट ऑफ सभी द कुछ चेंज बबल। है, कम आउट ऑफ द बबल में सभी कुछ चेंज है एंड यू आर नो मोर नोन। आपको जो है अपनी पहचान फिर से खुद बनानी है, आपको अपना काम खुद करना है फिर से। तो वो जो चीज़ थी उसमें जो है एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि हम अब कुछ नहीं है, फिर से सब कुछ रीबिल्ड करना है। एंड बाकी स्कूल मेरा जो है काफ़ी ऑटो पायलट मोड पे मैं कह सकता हूँ चला, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा कभी ऐसा एफर्ट डालना नहीं पड़ा। कोचिंग में जाने के बाद जो है वो सब चीज़ें बिल्कुल बदल गई, ऑटो पायलट पे कुछ भी नहीं चलने वाला था। तो वो जो चीज़ थी वो उसके वजह से जो है एक लो पॉइंट आया। एंड वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो है 11th का जब मेरी रैंक्स गिरनी शुरू हुई हैं एंड 11th के एंड आते आते तक मेरा काफ़ी एक लो फेज आ गया था कि ये तो अब कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज कितना भी एफर्ट डाल लो रैंक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मेरी नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी पर एग्ज़ाम। एक्चुअली वो एक कैच-22 की साइकिल बन जाती है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं कि नहीं हो रहा तो आपकी नर्वसनेस और बढ़ती है और आपका आगे भी नहीं होता है। हमारे जो है रिशफलिंग टेस्ट होते थे कोचिंग में, तो उसके लिए जो है काफ़ी एफर्ट डाला, उसके लिए जो है करा ताकि जो है एक अच्छा बैच मेरे को जो है वहाँ मिल सके। एंड लकीली जो है मैं सेकेंड बैच में पहुँच गया वो रिशफलिंग टेस्ट के बाद। अगर जो है वो 11th के एंड में सीरियसनेस नहीं आती, वो लो फेज आके जो है जो सीरियसनेस आई वो उसने काम करा। अगर वो जो है सीरियसनेस नहीं आती तो शायद मैं जो है बहुत ही नीचे वाले बैच में होता, जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आगे बढ़ना। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था, उससे जो है जो कॉन्फिडेंस आया उसको प्लस जो सीरियसनेस आई थी उसको साथ में अप्लाई करके आगे बढ़ा। तो तत्व, आपने बताया कि आपके हर टेस्ट के बाद आपको डिमोटिवेटेड फील होता था, सो व्हाट वाज दैट गो टू सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू? मम्मी। तो हाँ, मम्मी से ही डिस्कस किया करता था एंड फ्रेंड्स रहते थे मेरे। एक्चुअली मैंने ये चीज़ देखी कि कोचिंग में जो आपको लोग मिलते हैं उसमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो कि आपसे सिर्फ कंपटीशन का वास्ता रखते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ दोस्त ऐसे मिले जो कि बहुत अच्छे थे, आज भी उनसे बातचीत होती है,
ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है सिर्फ कंपटीशन की भावना रखते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कंपटीशन का जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादा जो है दोस्ती वाला जो आप अगर सोचें कि आपकी हेल्प करेंगे या कांड वर्क। वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपके बिल्कुल साथ रहेंगे, बट लिमिटेड। तो वो चीज़ जो है, एंड उसको जो है परखना कि कौन आपके साथ है और कौन जो है बस आपको जो है किसी भी पल धोखा दे के जा सकता है, वो चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे जो है 11th क्लास में तो काफ़ी मेरे को जो है वहाँ पे सोशल एडजस्टमेंट की भी दिक्कत आई। वहाँ पे चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट थी, वहाँ का जो जो तौर तरीका था वो डिफरेंट था, एटमोसफियर ही पूरा डिफरेंट था, एंड उसमें जो है एडजस्ट होने में टाइम लगा। तो वो सब चीज़ें थी। कॉलेज आने के बाद जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। कॉलेज आने के बाद मेरे को लगता था कि भाई लोगों का वही जेई वाला माइंडसेट होगा, लोग हेल्प नहीं करेंगे, लोग साथ नहीं रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आज की डेट में मेरे, एंड सब जो है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो जब आप लोगों के साथ जो है रह रहे हैं एक ही कैंपस में, हमारा ट्रिपल आईटी का कैंपस बाकी आईआईटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, बट ये है कि क्योंकि शहर के बहुत ही प्राइम एरिया में है तो हमें जो है कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो जब आप जो है इतने छोटे कैंपस में जो है साथ में सब रह रहे हैं तो वो एक फैमिली फीलिंग आ जाती है, जिसमें फिर लोग जो है एक दूसरे को कंपटीशन से नहीं बट एज फ्रेंड्स देखते हैं। और आपको क्या फील होता है कि इस पूरी जर्नी में आपका कुछ कोई डिस्ट्रैक्शन रहा होगा या ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, उसका दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी मैं। हाँ। क्या डिस्ट्रैक्शन मेरी हॉबीज़ रही, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा जो है आपकी हॉबीज क्या है? मोबाइल यूजेज का बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं रहता था, बट मतलब वो रहता था बट वो ड्यू टू हॉबीज़ रहता था। मेरी हॉबीज़ जनरली ऐसी रहती थी कि मेरे को प्रोग्रामिंग का काफ़ी शौक था हाँ। इनिशियली, एंड मेरे को जो है 3D डिज़ाइनिंग का काफ़ी शौक था। तो उसमें जो है मैं काफ़ी समय व्यतीत करता था, जिसकी वजह से टाइम कहाँ निकल जाता था पता नहीं चलता था, एंड वो 11th में भी कंटिन्यू हुआ। मैंने जैसा बताया मेरा स्कूल लाइफ काफ़ी ऑटो पायलट पे चली। मैं अपनी हॉबीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज करता था, नई चीज़ें सीखता था, उसमें मेरा कभी जो है दिक्कत नहीं हुई स्कूल लाइफ में। बट जब जैसे ही कोचिंग लाइफ में ट्रांजिशन हुए, वहाँ मेरे को लगता था कि सेम पैटर्न चल पाएगा, वो नहीं चलता है। उसी के वजह से जो है एट द एंड ऑफ 11th उन चीज़ों को जो है मैंने बंद कर दिया। काफ़ी कुछ बंद इन द सेंस कि जो चीज़ जो है मैं डेली कर रहा था उसको मैंने ऐसा कर दिया कि भाई एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। तो वो हर एग्ज़ाम के बाद थोड़ी देर कुछ देर अपना जो है हॉबी एज हॉबी जो है फॉलो कर लिया, वो चीज़ें मैं करता था। तो मेजर डिस्ट्रैक्शन मेरा जो अगर मैं कहूँ तो वही रहा कि मेरी जो हॉबीज़ थी उसको मैं जो परस्यू करना चाह रहा था, मतलब उनको साथ में फॉलो करना चाह रहा था, बट देन वो रियलाइज़ हुआ कि ये साथ में जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो सब जो है टाइम ले रही हैं जो कि मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल। मेरे को जो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, एंड जो मेरा टाइम जो है पढ़ाई में जा सकता था वो मैं उनमें दे रहा था। बाकी क्योंकि क्या है, ये सारी हॉबीज़ जो है डिजिटली रिलेटेड है, तो मेरा लैपटॉप और मोबाइल का भी जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता था। इस वजह से नई चीज़ें देख रहे हैं कि और क्या हो सकता है प्रोग्रामिंग के साइड में, डिज़ाइनिंग में जो है नए आइडियाज़ सोच रहे हैं। उन सब चीज़ों के चलते जो है काफ़ी मेरा जो है टाइम 11th क्लास में यूज़ हुआ। तत्व यूजुअली लोग ना प्रिपरेशन फेज में अपना सोशल मीडिया अकाउंट ये सब पूरा सोशली पूरा हट जाते हैं। सो आप भी हटे होंगे ऐसा कुछ? एक्चुअली देखा जाए तो नहीं। हाँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने जो है 10th क्लास में जो स्टार्ट करा था, बिकॉज मेरा जो है टारगेट ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया लिंकिंग या रील स्क्रॉलिंग, वो वाला मेरा जो है कभी से भी टारगेट नहीं रहा। मेरा टारगेट वही रहता था कि जो मैं 3D डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ या जो मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ उनकी जो है एक प्लेटफॉर्म रहे मेरे पास, उनका एक पोर्टफोलियो रिपॉजिटरी टाइप की रहे। तो उसमें जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो है उन चीज़ों को अपलोड किया करता था। तो उस वजह से जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, और उसको फिर मैंने जो है 11th में कंटिन्यू करा, क्योंकि मैं जो है वो चीज़ अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू कर ही रहा था। 11th के एंड में जब जो हॉबीज़ कम करी तो इंस्टाग्राम से बेसिकली मैंने अकाउंट तो अपना डिलीट नहीं करा, अकाउंट मेरे पास ऑलवेज था। टाइम लिमिट करा, बहुत ज़्यादा जो है उसमें टाइम व्यतीत नहीं करता था, एंड क्योंकि मेरे को जो है थैंकफुली कोई ऐसा रील्स स्क्रॉलिंग एडिक्शन या डूम स्क्रॉलिंग एडिक्शन नहीं था, तो उस वजह से वो फेयरली इजी टास्क था उस चीज़ को बंद मतलब कम करना। कभी से भी मेरे को उस चीज़ का शौक नहीं रहा। मैं सिर्फ आइडियाज़ वगैरह के लिए ही बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ किया करता था, तो उस चीज़ को जो है लिमिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
तो आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन फेज में जो सोशल लाइफ है वो बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सो इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? क्योंकि इट्स लाइक व्हेन वी कंसाइज आवरसेल्व्स, तो हम बहुत बार जो हम सॉलिट्यूड में रहने लगते हैं और वो सॉलिट्यूड कब लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाता है हमें समझ में नहीं आता है। पता नहीं चलता। हाँ, तो आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? डिपेंड्स। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अब कुछ लोगों को जो है, मेरा जो है फ्रेंड सर्कल हमेशा से ही बहुत लिमिटेड रहा। आज की डेट पे जो है, जब मैं कॉलेज में हूँ तो मेरा फ्रेंड सर्कल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आज की डेट में एक फ्रेंड सर्कल एग्जिस्ट करता है। बट इनिशियली जो है मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं कहलाएगा, वो 2-3 जो है अच्छे दोस्त हैं जिनसे बातचीत हो जाती। इस टाइप का ही मेरा जो है स्कूल फेज में रहा। तो उस वजह से जो है, जब मैं ट्रांजिशन करा एंड मेरे को वहाँ सोशल लाइफ एडजस्ट करने में भी दिक्कत हुई, लोग जो है फ्रेंड्स नहीं बनना चाह रहे थे, उनके जो है जो बातचीत के तरीके थे वो डिफरेंट थे। उस चीज़ में जब एडजस्ट करने में दिक्कत आई, तो उसमें मेरे को ये दिक्कत नहीं आई कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि मेरे को उस चीज़ की आदत थी। तो अगर एक आध भी 2 लिमिटेड फ्रेंड्स हैं मेरे को उससे जो है सफिशिएंट था। बट हाँ, अगर कुछ लोगों को जैसे जिनकी जो है सोशल लाइफ स्कूल में बहुत अच्छी चलती है एंड उनका जो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, उसके बाद जब वो अचानक से कॉलेज जाते, सॉरी कोचिंग जाते हैं और उनकी वो रिस्ट्रिक्ट होती है, लोगों को जो है दिक्कत होती है। एंड उससे जो है कई बार जो है लोग लोनलीनेस बन जाती है, फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। उस चीज़ का जो एक रिस्क हमेशा रहता ही है। तत्व आप हमेशा से एक बहुत ऐसे ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, तो कभी आपको वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर फील हुआ है? मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं डाली, टू बी ऑनेस्ट। हमेशा यही बोलते थे कि क्या बोलते हैं, तुम बस काम करो, हमें रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है। बट एक सेल्फ एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है, जो कि हमेशा मेरे को जो है जो दिक्कत करती थी, वो मेरी सेल्फ एक्सपेक्टेशंस ही रहती थी। बिकॉज वो चीज़ डेफिनेटली है कि इनिशियली जो स्कूल बस ऐसी निकाल ली, मतलब नॉर्मली निकल गया, अच्छे ग्रेड से कोई दिक्कत नहीं रही। उसके बाद जो अचानक से आके पता चल रहा है कि अब आपका जो है बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। तो वो जो चीज़ रही, उसमें जो है एक आता था फेज, तो वो चीज़ जो है दिक्कत करती है हमेशा। तो यही है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो आपको जेई के रिजल्ट में ज्यादा खुशी हुई या ट्रिपल आईटी के जब रिजल्ट आया तब आपको ज्यादा खुशी हुई? मुझे दोनों पे ही खुशी हुई, लेकिन जब ट्रिपल आईटी का मेरा फाइनली रिजल्ट आया, तो उस समय तक जो है मेरे को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि मेरा जो है एडवांस की रैंक जो है वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरे को जो मेरी डिज़ायर्ड ब्रांच इन अच्छे कॉलेज दिला पाए। मेरे को जो है कंप्यूटर साइंस तो जो है भुवनेश्वर और धारवाड़ जैसे आईआईटीज़ में मिल रहा था, एंड उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ऊपर अगर दिल्ली वगैरह देखें तो उसमें आईआईटी दिल्ली में मेरे को जो है सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था। तो उसके चलते जो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं उस साइड जाने का। मेरे को जो है एनआईटीज़ दिख रहे थे जिनमें मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल सकता था, नागपुर एंड दिल्ली में मेरे को जो है मिल सकता था। बट देन अगेन जब मेरे को जो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो है रिजल्ट आया, एंड जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे के पास एक्चुअल एक चांस है जिसमें मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद जा सकता हूँ, तो फिर वो उसका एक्साइटमेंट जो है ज़्यादा हो गई, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मैं एक अच्छे कॉलेज पसंद की ब्रांच में जा रहा हूँ। तो अब हमें ट्रिपल आईटी की कॉलेज कल्चर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्रिपल आईटी का कॉलेज कल्चर टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत पसंद आया। मेरे को हमेशा से ही जो है लोगों का बहुत क्राइटेरिया रहता था दिमाग में कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ लोग अच्छे हों। एंड ट्रिपल आईटी के में जो मेरे को लोग मिले, ट्रिपल आईटी में जो मेरे को सीनियर्स मिले, उनको देख के लगा कि हाँ, कॉलेजेस में जो पुराने ज़माने की फिल्मों में दिखाया जाता था कि रैगिंग का बड़ा कल्चर है, और जो इस टाइप का मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ का जो कल्चर है, जो लोग जनरली एसोसिएट करते हैं कि भाई कॉलेज में जाके बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, उस टाइप की चीज़ें, वो मेरे को जो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट दिखी। थोड़ी बहुत हैं, वो हर जगह ही मिल जाएगा आपको, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है, एंड बाकी कॉलेजेस का कंपैरिजन में बहुत बेटर है। तो मतलब अब वो चीज़ मेरे को जो देखने में आती है कि वो सब चीज़ें सिर्फ एक डर था दिमाग में, वो चीज़ें जो है एटलीस्ट ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जो कमिटीज़ हैं, जो फैकल्टी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने काफ़ी बना रखी हैं चीज़ें ऐसी, काफ़ी ऐसे पोर्टल्स, काफ़ी ऐसी सेल्स बना रखी, कमिटीज़ बना रखी हैं जो इस चीज़ को जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली एनफोर्स करती हैं। एंड एक बार जो है वो कल्चर सेट हो जाता है सीनियर्स के अमंग्स कि भाई सीनियर्स ने आपकी जो रैगिंग नहीं ली, आपको जो है परेशान नहीं करा,
तो आपको भी ऐसा लगता है कि भाई हम अपने जूनियर्स को जो है क्यों करें, True. हम अपने जूनियर्स की भी हेल्प ही करेंगे। हमारे सीनियर्स जो है हमेशा से ही बड़े हेल्पफुल रहे। मेरे तो मैं तो बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है फर्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन था, मेरे सीनियर्स मेरा जो सामान मूव करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। वेरी नाइस। मतलब सेकेंड ईयर सीनियर्स जिनको आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि वो जूनियर का जो सामान हेल्प कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा रूम यहाँ है, उठा के जो सामान मेरे हेल्प कर रहे हैं। वो चीज़ें मेरे को तो नहीं लगता कि आज के टाइम पे भी बाकी कॉलेजेस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बट ट्रिपल आई टी हैदराबाद में वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था। और उसी के चलते जो है मेरी जो सीनियर कॉन्टैक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन है, जो बैचमेट्स में भी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज लोग जो है आपको पहली चीज़ तो जब बहुत ज़्यादा जज नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ओपन रिलैक्स्ड एटमोसफियर है। प्लस जो कॉलेज है वो उस चीज़ को एनफोर्स करता है अगर कहीं पे जो है दिक्कतें आती हैं डाउन द लाइन। बाकी तो ऐसे इंसिडेंसेस बहुत ही लिमिटेड हैं, बिकॉज सीनियर्स का जो कल्चर है बेसिकली वो एक एटमोसफियर सेट हो जाता है जिसमें फिर जो नया बैच आता है वो भी जो है उसी एटमोसफियर को जो है अपना लेता है। तो उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। तो लोग अच्छे थे। मेरे को अगर मैं ट्रिपल आई टी का बोलूँ तो मेरे को जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद आई तो वो लोग हैं वहाँ के। बाकी पढ़ाई जो है एकेडमिक्स बहुत हैवी है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। लोग जो है बोलते हैं कि जो कोरा पे देखा हमने, जो रेडिट पे देखा, लोग ट्रिपल आई टी के लिए जो है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं एकेडमिक्स बहुत हैवी हैं। तो वो दैट इज़ ट्रू, एकेडमिक्स हैवी हैं। अगर आपको जो है इंटरेस्ट है उन चीज़ों में, आप चाहते हैं कि आप एफर्ट डाल के उन चीज़ों को कर सकते हैं, तो ही आई वुड से कि आपको जो है ट्रिपल आई टी परस्यू करना चाहिए। नहीं तो फिर ट्रिपल आई टी में आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। बेसिकली लोगों को जो है एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो जो है जेई स्ट्रगल है। कॉलेज आके तो हमने सोचा था कि सिर्फ चिल मारेंगे, मज़े करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ जो है लोगों की गलत है जो ये सोचते हैं। एंड बाकी आईआईटीज़ में भी आप चले जाइए, ऑल्दो ट्रिपल आईटी से कम होगा, बट आईआईटीज़ में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भैया भी पढ़े हुए हैं वहाँ से। वहाँ का मेरे को भी यही समझ में आया कि आज की डेट में आईआईटीज़ में भी उतना ही वर्कलोड है, बट ये है कि ट्रिपल आईटी में क्योंकि एकेडमिक वर्कलोड ज़्यादा है तो इसलिए उसको जो है ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा। हम कई बार जो है बाहर घूमने जाते हैं। अभी हमने जो हमारा सेमेस्टर एंड हुआ था तो हमने जो है हम एक फ्रेंड्स के बीच में ट्रिप भी प्लान करी, 2 डे ट्रिप। तो उस चीज़ के हमें जो है मौके मिलते हैं, उनको जो है कैपिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। बाकी एन्जॉयबल कैंपस है, लोग एन्जॉयबल है, मतलब उसमें मतलब आपको जो है ऐसा फील आएगा कि सब आपके साथ हैं। ऐसा अकेलापन है महसूस मेरे को तो आज तक नहीं हुआ कॉलेज में। इनिशियली फर्स्ट मंथ में जो है जब हॉस्टल से भी यूज टू होना था फर्स्ट टाइम, एंड सोशल लाइफ भी सेट नहीं थी, उस समय जो थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। बट एक बार जो है सोशल लाइफ सॉलिडिफाई हो गई और जब हॉस्टल लाइफ के यूज टू हो गए तो उसके बाद तो जो है बाकी के 3 महीने बहुत ही अच्छे निकले। एंड यही है, एकेडमिक्स हमारे प्रोफेसर्स जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है। कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि उनका जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो। हमारे फैकल्टी जो है पढ़ाती है, प्रोफेसर्स हमारे, एंड उसके बाद जो सीनियर्स हैं हमारे वही हमारे टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, प्रॉपरली अपॉइंटेड बाय द कॉलेज, एंड वही हमारी जो हेल्प करते हैं लैब्स में, असाइनमेंट्स वही रिलीज़ करते हैं, लैब्स वो बनाते हैं, अगर हमें कहीं कोई डाउट सेशंस वो कंडक्ट करते हैं, उससे जो है काफ़ी हेल्प करी। तत्व आपने 2 जगह, आप पहले अपने होम टाउन से भोपाल गए, फिर आप अपने होम टाउन से अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। Yes. तो आपको दोनों जगह एडजस्ट करने में क्या डिफरेंस लगा कि मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, मतलब व्हाट वाज द मेजर चेंज यू फेल्ट? एक्चुअली जब मैं जगदलपुर में था तो स्कूल में जो है मेरा एज आई सेड बहुत ज़्यादा मेरा जो है कॉन्टैक्ट्स थे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स रखता था। एंड उस वजह से जो है मेरा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन होता नहीं था, जिस वजह से मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसा होता है। भोपाल गया तो वहाँ पे जो है एक नेसेसिटी थी कि आपको जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको हेल्प लेनी है, उनसे डिस्कशंस करने हैं, एंड वो चीज़ एक नेसेसिटी बन जाती है। आप वैन में जो है कोचिंग जा रहे हैं, अगर आप जो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप सिर्फ बैठे रहोगे वहाँ, जिससे जो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई एग्जाम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आपको जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है रखना पड़ेगा।
तो उस चीज़ में जो है मेरे को एडजस्ट करने में वहाँ भोपाल में काफ़ी टाइम लगा कोचिंग में, बिकॉज फर्स्ट टाइम था एंड आइडिया ज़्यादा था नहीं। तो जब वहाँ पे जो है एडजस्ट करने में मेरे को लगभग 3-4 महीने तो मिनिमम लगे। स्टार्टिंग में तो जो बहुत दिक्कत हुई, बट जैसे जैसे जो है फिर चीज़ें सीखता गया तो सोशल लाइफ मेरी जो है बेटर होती गई एंड बाय दी एंड मेरे पास जो अच्छे फ्रेंड्स थे। इधर हैदराबाद में आने के बाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अगर बात करें तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद आने के बाद जो है काफ़ी इजी रहा सोशल लाइफ सेट करना। इनिशियली जो है 1-2 फ्रेंड्स बनाए, रूममेट्स से फ्रेंडशिप्स हुई एंड फिर उसके बाद जो है वो रूममेट के जो फ्रेंड्स थे उनसे फ्रेंड्स बने, उसका जो वो सर्कल अपने आप ही एक्सपैंड होता चला जाता है। एंड जैसा कैंपस है हमारे यहाँ का, लोग जो है बहुत ज़्यादा रूम में नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ ट्रिपल आईटी में जो है फर्स्ट ईयर में रूम, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रूम में जो है इंटरनेट भी नहीं दिया जाता है। सो इंटरनेट बेसिकली आप सेल्यूलर इंटरनेट यूज़ कर लो, अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर सकते हो, बट अगर वाईफाई जैसी बात है वो अलाउ, मतलब वहाँ पे जो है नहीं दिया जाता है। तो वो बेसिकली यही प्रमोट करने के लिए है कि आप अपने रूम से बाहर रहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, लोगों को जानिए, सीनियर से बातचीत करिए। हमारे जो है इंटरेक्शंस का काफ़ी वो है, तो हमारे जो पोस्टर्स भी हैं कि डोंट रैग बट इंटरैक्ट। तो हमारे जो है हेल्दी इंटरेक्शंस को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। एंड हमारे जो वर्क स्पेसेस कहलाती हैं तो उसमें जो है बेसिकली लोग बैठ के अपना जो काम रहता है वहाँ पे जो इंटरनेट एक्सेस रहता है 24/7। लैब्स हैं, जिन लोगों की डुअल डिग्रीज होती हैं या जो ऑनर स्टूडेंट्स होते हैं वो लैब्स, हमारे जो ट्रिपल आईटी बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, तो वहाँ पे जो लैब्स हैं उनमें भी जो इंटरनेट फैसिलिटी रहती है। एंड सो तत्व आपको क्या फील होता है कि कॉलेज जाके आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है या फिर कुछ ऐसा जो मतलब जो चेंज आपको फील हुआ हो खुद में कॉलेज जाके? कॉलेज जाके काफ़ी सारी नई चीज़ें ट्राई करी, जो चीज़ें मैं बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। फर्स्ट टाइम मैंने जो है लाइफ में जैसे डिबेट में पार्टिसिपेट करा जिसमें मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा एंड ऑल दैट वाज मीडिएटेड बाय माय फ्रेंड्स। उनका ही फोर्स रहा कि चलिए ट्राई करते हैं, यहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाला नया चीज़ है। मतलब मैंने कभी जो है सोचा नहीं था कि मैं ऐसे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करूंगा, मेरा कभी से भी ऐसा नहीं रहा। यहाँ स्कूल में भी मैंने ट्राई करा था, मेरा बहुत ज़्यादा उसमें रहा नहीं, बट कॉलेज जाके मैंने जो फर्स्ट टाइम ट्राई करा, इवेंट्स होते थे, डांस इवेंट्स हुए, फ्रेशर्स नाइट था, उसमें पार्टिसिपेशन रहा, बहुत मिनिमल पार्टिसिपेशन रहा। इनिशियली मैं थोड़ा रिलक्टेंट था ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए, बट फिर देन लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड जो आपको जो है जो इस टाइप के इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो उस चीज़ को जो है सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी जो है स्लीप शेड्यूल जो है चेंज हुई, वो शायद एग्जिस्टेंस मतलब क्विंटेसेंशियल कॉलेज एक्सपीरियंस है कि स्लीप शेड्यूल चेंज होती है, बट एग्जाम्स के टाइम पे एंड जनरल नॉर्मल डेज के टाइम पे जो है स्लीप शेड्यूल रेगुलर ही रखने की ट्राई करते थे। जब एग्जाम्स खत्म हो गए उसके बाद तो जो है काफी मजा मस्ती करी जिसमें स्लीप शेड्यूल काफी ऊपर नीचे रहा, बट ऑल इन ऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अगर चेंज की बात करें तो काफी सारी ऐसी चीजें अपने सेल्फ डेवलपमेंट की पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जो कि मेरे को कभी से भी आदत नहीं रही, बट वो मेरे को रियलाइज हुआ कि जो ग्रुप स्टडी में इनिशियली जो है मेरे जो दो एग्जाम्स है हमारे ट्रिपल आईटी में जो है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का पैटर्न रहता है, तो काफी मतलब हर मंथ ही एग्जाम्स रहते हैं एंड असाइनमेंट्स और वो डेडलाइंस पेंडिंग ही रहती हैं। अगर आप हमारा मतलब जो ट्रिपल आईटी का जो है रेडिट पेज है उसको देखेंगे तो उसमें जो उसका फ्लेयर लिखा हुआ है वो है कि X नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डेडलाइंस इन 1 मिनट। हमारा वो एक मीम चलता है कि लोग जो है कितना पहले मतलब डेडलाइन के कितना क्लोज सबमिशन कर रहे हैं, उस चीज का हमारा रिकॉर्ड चलता है लोगों का। तो वो चीज जो है वो हमारे रहती है। एज आई टोल्ड कि एकेडमिक्स हैवी है, थोड़े एंजॉयबल एकेडमिक्स है बट हैवी है, तो वो चीज रही। तो उसमें जो है ग्रुप स्टडी करना कि एग्जाम्स के पहले जो है साथ में दोस्तों के साथ बैठ के जो है डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है और उसका जो है एक डिस्कशन करना, उससे इनिशियली जो मेरे एग्जाम्स रहे वो काफी अच्छे गए, बिकॉज जो हम पिछली रात डिस्कस कर लेते थे वही अगले दिन जो है एग्जाम में कई बार जो है स्ट्राइक हो जाता था, तो उस चीज का मेरे को काफी फायदा रहा। तो इस टाइप की चीजें जो
मैंने स्कूल लाइफ में एंड अप टिल क्लास 12th जो है ट्राई नहीं करी थी, इंक्लूडिंग जैसे डिबेट्स एंड कल्चरल इवेंट्स, उसमें भी जो है पार्टिसिपेशन मेरा रहा, तो वो एक पॉजिटिव चेंज ही। थोड़ा आगे आओ, वहां से कैमरा से तुम उधर हो जा रहे हो। हाँ, उसके बाद हाँ, तो तत्व कॉलेज में यूजुअली क्लब्स और सोसाइटी का कल्चर रहता है, तो आपके भी कॉलेज में होगा, तो आपने कोई सोसाइटी या कोई क्लब ज्वाइन किया होगा तो बिफोर मैंने जो है कॉलेज ज्वाइन करा, हमारा कॉलेज की जो है वेबसाइट है जिस पे क्लब्स की पूरी डिटेल्स हैं, तो उस चीज को मैंने जो है देखा था कॉलेज जाने से पहले ही, एंड मेरे दिमाग में था कि मेरे को जो कौन कौन से क्लब्स ज्वाइन करने हैं, मतलब जिनमें मेरे को इंटरेस्ट है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ भी क्लब्स हैं, काफी सारे क्लब्स हैं, थोड़े से टू बी ऑनेस्ट अगर आप जो है बाकी आईआईटीज को कंपेयर करेंगे तो लिमिटेड है इन स्केल एंड इन एक्टिविटीज। बेसिकली दे आर अ ग्रुप ऑफ एंथुसियास्ट्स जो कि जिसको जो है कॉलेज रिकॉग्नाइज करता है एज अ क्लब, तो कॉलेज उनको जो है फंड करता है अगर कुछ वो इवेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, एंड वो एक मीडियम है जिससे जो है कॉलेज अपना जो टैलेंट है वो जो है शोकेस करते हैं ड्यूरिंग फेस्ट, एंड उससे जो है कॉलेज में जो है जो टैलेंट है उसका जो है हमेशा ही एक सर्कल बना रहता है जिसमें लोग जो है अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। तो क्लब्स हमारे यहाँ हैं, अगेन आईआईटी से कंपैरिजन में लिमिटेड है, तो अगर कोई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ट्रिपल आईटी चाहते हैं, तो और अगर आप जो है आईआईटी के लेवल्स के क्लब्स एंड फेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट कम नहीं है बट डिफरेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्केल आपको जो है छोटा लगेगा, जैसे ओएसएस वगैरह अगर आप बिट्स पे लाने के देखेंगे तो वो बहुत ग्रैंड स्केल इवेंट्स होते हैं, उतना ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ का जो है जो फेस्ट होता है वो फेलिसिटी होता है, जिसको मैं अभी स्प्रिंग सेमेस्टर में एक्सपीरियंस करूंगा, अभी तक करा नहीं है, तो एक्साइटेड है उसके लिए, बट वो थोड़ा सा एक जो है स्केल का डिफरेंस आएगा। बाकी मैं अभी जो है फिलहाल 3 क्लब्स में हूँ, एक हमारा पेंटा प्रिज्म करके है विच इज फोटोग्राफी क्लब, डिजाइन क्लब है डेकोर करके, एंड फैशन क्लब है रूज करके, तो इन तीनों क्लब्स में इम्प्रेसिव। सो तत्व आप यूजुअली लोगों को बहुत रिग्रेट रहता है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि काश इसके जगह मैं आईआईटी चूज कर लेता या एनआईटी चूज कर लेता, एवर फेल्ट दैट थिंग? कुछ लोगों को होता है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग सोचते हैं कि यार ट्रिपल आईटी का जो वर्क कल्चर है, जो एकेडमिक्स है वो हैवी है ज्यादा उनके टेस्ट के हिसाब से, वो कॉलेज में जो है चिल करने आते हैं एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर, तो उनको अपने इंटरेस्ट अभी तक जो है पता नहीं थे, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कॉलेजेस में। बट ट्रिपल आईटी का जो करिकुलम है एंड जो ट्रिपल आईटी का करिकुलम काफी फ्लेक्सिबल है, तो उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफी मिल जाती है कि आप ये कोर्सेज जो इलेक्टिव्स के फॉर्म में चूज कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इन दी एंड जो पढ़ाई है वो एक्सटेंसिव है, काफी आपको जो है टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो अगर आपको ऐसे हॉबीज या इस टाइप की चीजें एक्सप्लोर करनी है, नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो उसके लिए आपको जो है काफी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कि लोग जो है आफ्टर जेई नहीं प्रेफर करते हैं। दे फील लाइक यार अब थोड़ा सा चिल करते हैं, थोड़ा सा ले डाउन करते हैं, मजे करते हैं, तो वो वाली जो चीज है वो ट्रिपल आईटी में है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपको जो फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम मिल जाता है, मेरे पास तो जो है काफी एम्पल टाइम रहा फर्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट, एंड सीनियर्स बताते हैं उनके पास भी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। बट वो चीज कहीं हमेशा ही रहेगी कि पढ़ाई है, एंड जिन लोगों को जो है इस टाइप की एक्सपेक्टेशन रहती है तो वो उनको जो है थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरे को जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड मुझे वहाँ के ट्रिपल आईटी के लोग बड़े अच्छे लगे कि वहाँ का जो कल्चर है वो काफी बेटर है, मेरे को जो पता चला उससे। होमली कल्चर है, सॉरी होमली कल्चर है, होमली कल्चर है मेरे हिसाब से। तो उस वजह से मेरे को जो है कभी ऐसा रिग्रेट नहीं फील हुआ। आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड हूँ। कोई ऐसा एडवाइस है जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे, जो आपने क्या कभी कोई गलती की हो कि काश ऐसा कर लेता तो और बेटर रैंक हो जाता, या ऐसा कुछ? मैंने हमारे कॉलेज में देखा कि बहुत सारे लोगों का जो है सेम सिचुएशन थी कि उन्होंने जो 11th में सीरियस नहीं हुए, 11th बिगाड़ ली, एंड देन उनको जो 12th में अचानक से सीरियसनेस आई और उन्होंने फिर 12th में बहुत ज्यादा मेहनत करी। वो चीज मेरे साथ भी रही, एंड
आई वुड से कि अगर आपका जो 11 से ही एक कंसंट्रेटेड एफर्ट रहता है जिसमें आप जो है ओके अपने लिए जो है टाइम निकालिए, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिर्फ फ्री टाइम में ही जा रहा है आपका टाइम। उस चीज को अगर ध्यान रखें 11th क्लास से ही तो एक बेटर रैंक की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। एंड यूजीडब्ल्यू के लिए मेरे पास जो है रेडिट पे काफी कई बार जो मैसेजेस आते हैं लोगों के, जूनियर्स के, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी एक आध बार आए हैं जिसमें मैं यही बोलता हूँ कि यूजीडब्ल्यू के लिए जो है आप फोकस मत करिए, बिकॉज यूजीडब्ल्यू का पेपर जो है उसका पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, रैंडम पेपर है, ठीक है, उसमें आप कभी श्योर नहीं हो सकते। जेई मेंस में आपको फिक्स पैटर्न है, आपको पता है कि क्या आने वाला है, और उसका जो है सिलेबस भी बहुत ज्यादा कन्फाइंड है। यूजी में ऐसा नहीं होता है। यूजी जितना आपके जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का खेल है उतना ही लक का भी खेल है। तो वो चीज उस समय आपके एग्जाम के टाइम में जो है क्लिक करे, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आई वुड से कि जेई पे फोकस करें, यूजीडब्ल्यू को एज अ बैकअप ऑप्शन, साइड ऑप्शन रखें, बैकअप ऑप्शन नहीं कहूंगा बट साइड ऑप्शन रखें अगर आपको जो है इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है। प्लस यूजीडब्ल्यू की एक कंस्ट्रेंट ये है कि आपको जो है डुअल डिग्री ब्रांचेस ही मिल सकती हैं। तो अगर आप जो 5 ईयर कोर्स जैसे मेरा है उसमें जाने में इंटरेस्टेड है, रिसर्च आप कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप करना चाहते हैं, तभी उस चीज में जो है जाना ठीक रहेगा। Okay, Tatvu, we are all very proud of you, and Lakshya Academy wishes you all the best for your future. Thank you.